अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम समाज और मैं हूं नीबा मज़ारी। उम्मीद है आप जहां होंगे खैरियत से होंगे, अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम एक बहुत ही ख़ास समाजी रवैये पे बात करेंगे, मगर उससे पहले मैं ये बताती चलूँ कि आज का ये एपिसोड मैं और मेरी टीम डेडिकेट कर रहे हैं उन तमाम बहन भाइयों और बच्चों को जो मेहनत करके, मुशक्क़त करके मेरी, आपकी, हम सब की ज़िंदगियों को आसान करते हैं। ये लोग कौन होंगे, आप सोच रहे होंगे। ये वो डोमेस्टिक स्टाफ है, वो बहन भाई जो हमारे घरों में काम करते हैं। ये अगर एक हफ्ते के लिए छुट्टी पर चले जाएं तो हम पूरा घर सर पे उठा लेते हैं। ये वो बहन भाई हैं जो हमारा फैलाया हुआ कचरा और कूड़ा अपनी जिम्मेदारी समझकर साफ करते हैं चंद पैसों के एवज। वो कहते तो हम उनको कूड़े वाला है, लेकिन कूड़े वाले हम हैं, वो सफाई करने वाले लोग हैं। आज का ये एपिसोड हम डेडिकेट करेंगे उन बच्चों और बच्चियों को जो हमें खाना सर्व करते हैं बहुत प्यार और रिस्पेक्ट के साथ। आज का शो हम डेडिकेट करेंगे उन भाइयों को जो कि गार्ड्स की ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, मसाजिद के बाहर, ऑफिसेस के बाहर, बैंक्स के बाहर। चंद पैसों के एवज वो अपनी ज़िंदगियों को दाव पर लगाते हैं और हमें हिफाजत प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा वो बच्चे बच्चियाँ जो सैलून्स में हमारी मदद करते हैं, दे मेक अस फील गुड, दे मेक अस फील कंफर्टेबल। ये वो तमाम लोग हैं जो हमें आसानियाँ देते हैं, मगर हमारा रवैया इनके साथ कैसा होता है। वो कहते हैं ना कि इंसान का ज़र्फ़ और फितरत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो लोग जो आपके मातहत हैं या वो जो सोशल स्टेटस में आपके बराबर नहीं, आपका रवैया उनके साथ कैसा है, या वो जो बदले में आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, आप उनसे किस तरह बात करते हैं। मेरी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। किसी भी मुआशरे में रहन सहन के तरीके और मकबूल रवैये वहाँ रहने वाले लोगों की सकाफती तहजीब और समाजी अकदार के आईनादार होते हैं। इस बात से भी इनकार मुमकिन नहीं कि हर फर्द की अपनी जुज़वी हैसियत में मौजूद मुआशरती रवैये ही इज्तिमाई समाज की तश्कील करते हैं। इन रवैयों का मजमूई अहाता करना हो तो आज तबकाती समाज में निचले तबकात की कदम कदम पर तहकीर व तजलील ने बाला दस्त तबके के असल चेहरे को जाहिर किया। जागीरदारों, वडेरों के हारियों, किसानों के साथ सलूक से ज़बानो बयान की शाइस्तगी का अंदाजा किया जा सकता है, जिससे ये महसूस होता है कि शायद हारी, किसान, मजदूर इंसान ही नहीं है। यही हाल सनतकारों, सरमायादारों का है कि वो गरीब तबकात के साथ हिकारत से पेश आना अपना तबकाती हक समझते हैं। ये हक सिर्फ तर्ज़े तखातुब तक महदूद नहीं होता, बल्कि इसके असरात गरीब तबकात की जिंदगी के हर गोशे पर पड़ते हैं। सिक्योरिटी गार्ड, टैक्सी ड्राइवर, वेटर, स्वीपर हो या घरेलू मुलाजिम, इनको आए रोज हकीराना समाजी रवैयों का सामना रहता है। हम लोग इधर काम करते हैं, सैनिटरी वर्कर हूँ, तो अच्छे लोग हैं, सब अच्छा इत्तेफाक करते हैं। तो बाकी बुरे लोग तो हर जगह पे होते हैं, अच्छे बुरे तो साथ साथ ही चलता रहता है। मैं एक सैनिटरी वर्कर हूँ, हमारा काम है कि मेहनत खिदमत करना लोगों की, उसके बाद अच्छे बुरे हर इस माशरे में लोग हैं। तो कहने का ये मकसद है कि नरमी भी हमारे में साथ पेश आ जाती है, सख्ती भी। और लोगों का रवैया ज़्यादा कि वो डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं, हम किसी के रवैये को माइंड नहीं करते हैं। हर बंदा अपना जो है हिसाब किताब में आता है जाता है, लेकिन हम उसको वो चीज़ नहीं करते हैं कि भाई इसका रवैया ख़राब है तो हम भी अपना ख़राब कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सिक्योरिटी गार्ड हूँ मैं, और हर आदमी के साथ हमारा वास्ता पड़ता है, अच्छे बुरे के साथ। तो हम जो है ना अपनी रवैये से अच्छे तरीके से आदमी को डील करते हैं। वो जबान से हो, तशद्दुद से हो या उनके मुआशी इहतिसाल की सूरत में हो, इसके खिलाफ हमारे मुआशरे के कुछ तबकात आवाज जरूर उठाते हैं, लेकिन इसके असरात तब तक नहीं हो सकते जब तक इस एक मखसूस माइंड सेट को तब्दील नहीं किया जाता। अगर 100 सवारी बैठती है उसमें से 4 ऐसे होते हैं जिनका रवैया सही नहीं होता, बाकी 96 ऐसे होते हैं जिनका रवैया सही होता है, तमीज़ से बात करते हैं, कोई ऐसी लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं करते, कोई ऐसे काम नहीं करते। कहीं होते हैं ऐसे, वो बोलते हैं चलो भाई आपको वो टाइम हो गया है, खड़े हो, गाड़ी खाली भी होती है तभी बोलते हैं चलो। ये पर्पस ट्रांसपोर्ट की गाड़ी है, यहाँ पे जो हम लोग गाड़ी पे होते हैं, कोई हमें कहता है अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी लोग भी हैं, तो हमारा काम यही है, अच्छा रवैया इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सवारी भी हमारे साथ कुछ अच्छे होते हैं लोग, कुछ लोग बुरे भी होते हैं, लेकिन हम उनके साथ अच्छा इख्तियार करते हैं। यहाँ पर जितने भी कस्टमर आते हैं माशाल्लाह अक्सर जो है उनमें से अच्छे बिहेवियर वाले हैं। हमें काफ़ी अर्सा हो गया यहाँ काम करते हुए, 15-20 साल हो गए तकरीबन। स्टाफ है उसकी कोशिश होती है कि इंतहाई प्यार से जितना हो सके उनके साथ हम
करते हैं। हमारे जो कस्टमर आते हैं इस्लामाबाद से उनका भी माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं और उनका भी हमारे साथ रवैया जो है ना बहुत अच्छा है और हमारे जो वेटर्स हज़रात रहे हैं वो भी बड़े उनके साथ डिसिप्लिन से पेश आते हैं। लोग अगर मतलब बाद का जल्दी हो तो करते हैं, शोर शराबा करते हैं, जी हमें टाइम पे क्यों नहीं मिली ये चीज़, तो हम उन्हें कहते हैं यार माजरत कर लेते हैं। ज़्यादातर कस्टमर अच्छे आते हैं, बहुत कम 100 में से कोई एक आध ऐसे बदतमीज़ या इस तरह का बंदा कोई आ जाए, वैसे अच्छे लोग आते हैं ज़्यादा। अलमिया ये भी है कि गरीब तबकात के साथ तहकीर अमेज जुबान इस्तेमाल करने वाले और गरीब तबकात की सुबह से शाम तक तज़हीक करने वालों को अगर किसी सख्त जुबान और खुरदरे लहजे का सामना करना पड़ता है तो उन्हें तहजीब भी याद आती है, इखलाक और शाइस्तगी भी याद आती है। रिपोर्ट आपने देखी। हम इसी समाजी रवैये पर बात करेंगे कि क्यों हम अपने से मातहत लोगों को इज्जत देना तो दूर, कहीं ना कहीं हम उन्हें इंसान भी नहीं समझते। और ये रवैया हमने सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोगों में भी देखा कि वो एक अलग तरीके से अपने मातहत लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, और फिर वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं वो तशद्दुद की हद तक उन लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ और ये ख़त्म कब होगा? इस समाजी रवैये को हम कैसे बदल सकते हैं? एक बात मैं ज़रूर कहती चलूँ, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रहते हैं हम लोग, और इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसमें पहले मुअज्ज़न हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, वो ग़ुलाम थे। ये है वो मज़हब जो हमें सबसे पहले इंसानियत की बात बताता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने इस्लाम और ह्यूमैनिटी को अलग अलग कर दिया। आज हम इस्लाम देखते हैं मगर हमें इंसानियत नज़र नहीं आती। ये रवैया क्यों बढ़ता जा रहा है और इसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। मेरी बहुत मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर नौरीन सहर जो कि सोशोलॉजिस्ट भी हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी हैं, और उनके साथ मौजूद हैं ताहिरा अब्दुल्ला जो कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है। आइए इन दोनों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें वक्त दिया। ताहिरा साहिबा, आप देख रही हैं कि माशरे में लोग इस बात को जस्टिफाई भी कर देते हैं कि कोई बात नहीं, अगर हमने अपने मातहत को थोड़ा सा झड़क दिया, डांट दिया, ये एक बैंटर था। मगर मुझे ये लगता है कि बैंटर आप अपने बराबर वाले के साथ करते हैं, जो आपका मातहत होता है उसको आप मॉक करते हैं, दैट इज़ मॉकरी। तो ये प्रिविलेज की इंतहा कहाँ से आ गई हमारे अंदर? ये समाजी दर्जा बंदी है जी, जिसको क्लास सिस्टम कहते हैं जी। बदकिस्मती हमारे में ये है कि हमारे यहाँ एक बरादरी सिस्टम तो चल रहा था, शुरू कबीलों से हुआ जी। मेरा कबीला आपके कबीले से बेहतर है, लिहाजा मैं आपसे ऊपर हूँ, हावी हूँ आपके ऊपर, आपसे बरतर हूँ। ये बरतरी और कमतरी के जो ख्यालात और रवैये हैं, ये कबीलों से शुरू हुए, उसके बाद बरादरियों में तब्दील हो गए, ख़ानदानों में तब्दील हो गए। लेकिन इक्तिसादी दर्जा बंदी जो है, इकोनॉमिक क्लास सिस्टम जिसको कहते हैं, वो बदतरीन शक्ल है। बिल्कुल, क्योंकि कबीलों के दरमियान लड़ाइयाँ जंगें होती हैं, फिर अमन और सुलह हो जाती है। इक्तिसादी दर्जा बंदी के जो लेवल्स हैं उसमें अमन और सुलह का कोई सिलसिला नहीं है। जब तक मैं गरीब हूँ मैं मातहत हूँ, जब तक मैं आपकी नौकरी में हूँ, आपकी मुलाजमत में हूँ, नौकर हूँ। ये लफ्ज़ नौकर जो है ये एक निहायत गलत लफ्ज़ है। हम घरों में कहते हैं ये मेरा नौकर है, मैं नहीं कहती, हम कहते हैं ये हमारे डोमेस्टिक स्टाफ हैं जी। मेरे यहाँ तो है ही नहीं, तो इसलिए मैं तो फर्जी गुफ्तगू करूंगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह,
الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کوئی درخت لگائے یا کھیتی باڑی کرے پھر اس میں سے کوئی پرندہ یا آدمی یا جانور کھائے تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ میں تو فرضی گفتگو کروں گی۔ میں سمجھتی ہوں کہ بہت کم ایسے گھرانے ہوں گے جہاں سب اکٹھے بیٹھ کر میں جانتی ہوں ایسے گھرانوں کو جہاں کھانا پکانے والے اور کھانے والے سب اکٹھے بیٹھ کے کھاتے ہیں، بہت کم ہے، آپ ایک ہاتھ کسی انگلی پہ گن سکتے ہیں۔ یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ تو تڑا کر کے نہ بات کی جائے، آپ کر کے بات کی جائے، صاحب کر کے بلایا جائے۔ ٹھیک ہے عمر میں اگر کم ہے تو پہلا نام لے کر ہی پکارتے ہیں، لیکن اور سب سے بڑی بات جو میں کہنا چاہتی ہوں جس کو قانون سازی کے ذریعے نہیں ختم کیا جا سکا، سماجی رویوں کے ذریعے ختم کیا جانا چاہیے، کیونکہ قانون سازی ہے اور میں یہاں چائلڈ لیبر کی بات کر رہی ہوں جو ہم بچوں اور بچیوں کو اپنے گھروں میں ملازم رکھتے ہیں۔ اور یہاں پہ مجھے طیبہ کا کیس یاد آ گیا جو کہ ابھی ختم ہوا ہے، چند دو برس ہوئے وہ کیس ختم ہوا ہے۔ ایک سرونگ جج اور اس کی بیگم نے ایک 9 سال کی بچی کو اپنے گھر میں ملازم رکھا اور پھر اس پہ بدترین تشدد کیا، ایک سرونگ جج۔ تو پھر وہ کیس چلا اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بہت عمدہ ججمنٹ لکھی، لیکن بدقسمتی سے بعد میں پھر سپریم کورٹ نے اس کو اوور ٹرن کر دیا۔ وہ ایک علیحدہ قصہ ہے، کسی اور دن کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ میں ایک چیز میز پہ رکھنا چاہتی ہوں اور پھر اس کے اوپر اگر وقت ہوا تو تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ یہ رویے کہاں سے آئے؟ کیا ہمارے والدین اور ہمارے بڑوں کو، ہمارے نانی نانا دادی دادا، ہمارے بڑے خاندان میں جو رشتہ دار ہیں، ہمارے بڑے جو ہیں، کیا وہ ہمیں سکھائیں گے کہ ہمارے بچوں اور بچیوں کو ادب آداب تہذیب تمدن اخلاقیات کون سکھائے گا؟ فرض کریں کہ میں کہہ دوں، یہاں پر کتنا آسان ہوگا کہ میں کہہ دوں کہ یہ ہمارے والدین کو سکھانا چاہیے تھا۔ اگر نہیں سکھایا تو پھر ایک ہی ہمارے سامنے راستہ رہ جاتا ہے اور وہ ہے تعلیم۔ تعلیمی اداروں میں کیا نصاب پڑھایا جا رہا ہے، کریکولم کیا ہے، تدریسی کتب میں کیا لکھا گیا ہے۔ اتنا غلط مواد لکھا گیا ہے۔ میں ساتھ لے کر آئی ہوں آپ کو دکھانے کے لیے کہ یہ ایک ریسرچ میں نے کی تھی، میرے ساتھ پیٹر جیکب صاحب نے پنجاب میں کی ہے، سندھ میں ہوئی ہے، بلوچستان میں ہوئی ہے، فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کا کریکولم ہے۔ یہ خیبر پختونخوا کے اوپر میں نے باقاعدہ 85 کتابیں پڑھی، 85 کتابیں الف سے لے کے یہ تک پوری پڑھی اور دیکھا کہ اس میں ہمارے بچوں اور بچیوں کو نصاب کیا ہے اور کتب میں لکھا کیا ہے۔ کوئی اخلاقیات نہیں سکھائی جا رہی، کوئی ایتھکس نہیں سکھائی جا رہی۔ اور کیوں؟ ایتھکس صرف اور صرف غیر مسلم پاکستانیوں کے لیے محدود کر دی گئی ہے۔ کیوں؟ پورے پاکستانی بچوں کو تمام کے تمام، ان کا مذہب کچھ بھی ہو، ان کا صوبہ کچھ بھی ہو، ان کی زبان کچھ بھی ہو، وہ کہیں سے آتے ہوں، اخلاقیات سکھانا بہت ضروری ہے۔ یہ ایتھکس کا جو مضمون ہے یہ اسلامیات کے حفظ میں نہیں غیر مسلم پاکستانیوں کو پڑھایا جائے گا، یہ سب کو پڑھایا جانا بہت ضروری ہے۔ اخلاقیات سب کے لیے ضروری ہیں، بے شک۔
डॉक्टर साहिबा, एक मुहावरा है और मैं कहती हूँ ना, बड़ा दकियानूसी एक मुहावरा है, नौकरी की ते नखरा की। तो ये नखरे का मतलब क्या है कि अगर कोई मेरे हुकूक पामाल कर रहा है या एम्प्लॉयर जिसने मुझे रोजगार दिया है और मैं एक एम्प्लॉई हूँ, अगर मुझे नजर आ रहा है कि वो मेरे साथ ज्यादती कर रहा है और मैं उसके लिए आवाज उठा रही हूँ, तो क्या ये नखरा होगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ इतना मेंशन करना चाहूँगी, पहले तो मैं मैम की बात को पिक करूँगी कि वाकई हमारे जो करिकुलम है बिहेवियर सिखाने की ज़रूरत होती है, घरों में भी सिखाने की ज़रूरत है, करिकुलम में भी सिखाने की ज़रूरत है। मैं कहीं पे एक बात कर रही थी कि हमारे यहाँ एक सब्जेक्ट का नाम है सोशल साइंस, जिसको उर्दू में माशरती इल्म कहते हैं, पंजाब में भी पढ़ाया जाता है। तो मुझे एक मौका मिला करिकुलम की एक कमेटी के अंदर उसका एनालिसिस करने का, क्योंकि मैं सोशल साइंटिस्ट हूँ। अब यकीन कीजिए उसमें सोशल साइंस के अलावा सब कुछ मौजूद है, देयर इज नथिंग इनसाइड इट। उसमें वो हम जो पाकिस्तान स्टडी में पढ़ते हैं और जो ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, वो दोनों को मर्ज करके उसमें डाला, यानी कि इखलाक। जी नहीं, मैं इस्लामियत तो जिक्र नहीं करी, सिर्फ सोशल साइंस, यानी कि इखलाकियात की कोई बात नहीं। नहीं, वो तो सोशल साइंस का एक सब्जेक्ट है जिसका नाम माशरती इल्म है, और उसमें मींस सोशल स्टैंडर्ड्स एंड सोशल बिहेवियर, सोशल नॉर्म्स, लेकिन उसमें इस तरह के कोई मवाद ही नहीं है। किसी जगह करिकुलम डिजाइनिंग की बात हो रही थी तो मैंने उनको वहां पे मेंशन किया कि जी है हमारे यहाँ सब्जेक्ट का नाम है, लेकिन हम करिकुलम को रीडिजाइन करने की जरूरत है। और हमारे यहाँ बहुत अच्छे लेवल के सोशल साइंटिस्ट हैं, और इसमें जो वॉलंटरी तौर पे अवेलेबल है, कहते हैं कि जी हम हाजिर हैं, हम काम करने को तैयार हैं, लेकिन कोई लीड, कोई ऐसा बंदा जो कहे कि आइए बैठिए मिलके काम करते हैं। सो मैं अपनी सर्विसेज आपके उसे देना चाह रही हूँ कि अगर सोशल साइंस को, माशरती इल्म को रीडिजाइन की जरूरत है तो मैं हाजिर हूँ। हमने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में जो हमारे पास एंथ्रोपोलॉजी का पाकिस्तान में करिकुलम नहीं था बीएस का, तो डिज़ाइन किया और इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से हमने लॉन्च किया वो प्रोग्राम। एचईसी के पास भी नहीं है। तो मैं कह रही हूँ कि अगर हम एंथ्रोपोलॉजी बैचलर्स का प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं तो अपने बच्चों के लिए सोशल साइंस, मुआशरती इल्म को क्यों नहीं लिख सकते? नहीं कर सकते। और मैं इस बात पे बहुत बिलीव करती हूँ कि ह्यूमन बिहेवियर इज लर्नड, जानवरों का बिहेवियर होता है इंस्टिंक्चुअल। जी, इंसानी रवैया तो सब कुछ लर्नड है। मतलब अगर मेरे बच्चे हैं तो मुझे उनको शुरू से किंडरगार्टन से लेकर आना पड़ेगा, वरना मियां भी पीएचडी, मैं भी पीएचडी, पीएचडी की डिग्री उनको मिल जानी चाहिए। डॉक्टर साहिबा, हमने ये भी देखा है कि डिफरेंसेस बच्चे को सिखाए जाते हैं। जब बच्चा पैदा होता है वो ये नहीं जानता कि गोरा क्या है, काला क्या है, अबतर क्या है, कमतर क्या है, नौकर कौन है, मास्टर कौन है, कुछ भी नहीं सिखाया जाता। बच्चा तो नौकरों के साथ भी खेलता है, वो तो डोमेस्टिक स्टाफ उनके बच्चों के साथ अपना बहन भाई समझ कर बिल्कुल खेलता ऐसे ही है। ये तो एक सर्टेन उम्र के अंदर जाकर उस घर के बड़े उसे बताते हैं कि नहीं, तुम उनसे बेहतर हो और ये तुम्हारे मातहत। ये सेंस ऑफ प्रिविलेज जो है डॉक्टर साहिबा, उसको आसान अल्फाज में डिफाइन कीजिए। सेंस ऑफ प्रिविलेज क्या होता है? अच्छा, थोड़ा सा अगर आप मुझे इजाजत दें तो जो हम प्रैक्टिस के पीछे जो हमें एंथ्रोपोलॉजिकली जो नॉर्म्स नजर आते हैं, मैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात करूंगी कि ये जो कुछ हमें नजर आ रहा है, अगर हम आइसबर्ग मॉडल देखें तो ये 3 to 5% है जो हमें नजर आ रहा है। जो 75, जो 95 और 97% चीजें वो तो एम्बेडेड है। और अगर आप मुझे पूछें, चूंकि ये मेरी फील्ड है, कि वो क्या चीजें, तो मैं आपको कहूँगी नॉर्म्स एंड एथिक्स एंड आइडियोलॉजीज जो कि सदियों से चल रही हैं। अब अगर हम सोसाइटी में देखें तो हमें दो तरह की चीजें नजर आती हैं, एक है सोशल और एक है कल्चरल। कल्चरल वो चीजें ही नहीं, अगर एक और तरीके से हम बात करें कि कल्चर जाहिरी भी होता है और कल्चर बातनी भी होता है। बातनी कल्चर वो है जो हमें नजर आ रहा है, जो प्रैक्टिसेस है। उसके पीछे अगर हमें बातन को यानी इफेक्ट्स को बदलना है तो हमें कॉजेस को बदलने की जरूरत है। तो वो जो सदियों से चलने वाली जो वैल्यूज है, जिनको हम कल्चरल वैल्यूज कहते हैं, हमें उनके ऊपर बात करने की जरूरत है। और हम इसको कैसे सिखा सकते हैं? हम पहले इसको करिकुलम, पहले हम बात करेंगे जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, फिर हम करिकुलम में डालेंगे, फिर इनको अपने जात को और इंडिविजुअल लेवल पे, माइक्रो लेवल से हम शुरू करेंगे और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से सर्कल ऑफ कंसर्न्स में इनको लेके जा देंगे। वैसे कौन सी वैल्यू है सबसे इंपॉर्टेंट? कलेक्टिविज्म। हम ग्रुप में हैं, अगर हम एक इसके ऑपोजिट अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो दैट इज इंडिविजुअलिज्म। कि वहां पे इंडिविजुअलिज्म के अंदर हायरार्की नहीं आती, लेकिन ग्रुप को अगर हमने कंटेन करना है, सरवाइव करना है, तो ग्रुप तो फिर बन जाता है एक स्कैटर्ड कलेक्शन ऑफ पीपल बन जाता है। उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए जरूरी है कि उसके अंदर हायरार्की। तो ये पूरे रीजन के अंदर, एशिया के अंदर, पूरे रीजन के अंदर हमें कलेक्टिविज्म नजर आता है। और जहां जहां कलेक्टिविज्म है वहां वहां हायरार्की है, वहां वहां पावर डिस्टेंस, यानी अपने से दूसरे को दूर रखना है अथॉरिटी पे। और ये वो तरीका है। मैं सिर्फ ये बात करना चाह रही हूँ कि अगर हम वाकई ही इंटरेस्टेड हैं कि हम अपनी प्रैक्टिसेस को, अपने बिहेवियर को बदलें, तो हमें अपनी वैल्यूज पे बात करने की जरूरत है, उनको डिस्कस करने की जरूरत है और उनको अपने करिकुलम में लाने की जरूरत है। तो जी ताहिरा साहिबा, आप कुछ? मैं
थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाह रही हूँ डॉक्टर साहिबा की बात को। देखिए हमारे यहाँ हमें 1947 में हमने बहुत जिद्दोजहद के बाद आज़ादी हासिल की। जियोग्राफियाई तौर पे आज़ादी हासिल कर ली। मुल्क का खित्ता ज़मीन पर मबनी है। ज़हनी आज़ादी जो होती है ना, वो एक मुख्तलिफ चीज़ होती है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहती हूँ। अंग्रेज़ों ने जब यहाँ हुकूमत की, बरतानवी राज रहा ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके 1947 तक, तो उन्होंने हमारे अंदर एक रवैया डाला कि जो लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं और लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं वो बरतर हैं, और जो हम तो उसको अपनी इलाकाई ज़बानें कहते हैं ना, या कौमी ज़बानें कहते हैं। एक ज़बान नहीं, कौमी ज़बानें, और इलाकाई का मतलब जनूबी एशिया की तमाम इलाकाई ज़बानें। हम उन पर फ़ख्र करते हैं क्योंकि हम 10,000 साल पुरानी तहजीब से हम हैं। मैं अपने आप को मेहरगढ़ की वारिस समझती हूँ। 10,000 साल पुरानी है। मुझे फ़ख्र है अपनी 10,000 साल पुरानी तारीख पर। मेरी तारीख 1400 साल पुरानी नहीं है, या 1,000 साल पुरानी नहीं है, या 72 बरस 73 बरस पुरानी नहीं है। मैं समझती हूँ कि मेरी तारीख 10,000 साल पुरानी है, और मुझे उस पर फ़ख्र है कि मैं जनूबी एशिया से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं इस इंडस की सिविलाइजेशन से ताल्लुक़ रखती हूँ, इस तहजीब और तमद्दुन से ताल्लुक़ रखती हूँ, और मेरी तमाम ज़बानें हैं। अगर मुझे अंग्रेज़ी सिखाई गई है स्कूल में या किसी और को नहीं सिखाई गई स्कूल में, तो ये मवाक़ों की कमी है। बिल्कुल, ये मवाक़ों की कमी है। ये मुझे कमतर या बर्तर नहीं बना देती कि आप अंग्रेज़ी बोलती हैं, मैं अंग्रेज़ी नहीं बोलती। और ये रवैयों का मसला है। बिल्कुल, ये आपके अंग्रेजी बोलने या मेरे अंग्रेजी ना बोलने का मसला नहीं है। ये हमारी सोच, हमारी फिक्र, हमारी रवैयों, हमारे एटीट्यूड्स का मसला है। ताहिरा साहब, किस तरीके से हम अपने आप को ये सेंस ऑफ प्राइड दें कि मेरा अंग्रेजी का एक्सेंट मुझे डिफाइन नहीं करता, या मेरी अंग्रेजी की वोकैबुलरी मुझे डिफाइन नहीं करती, मैं जो हूँ इटसेल्फ मैं काफी हूँ। ये सेंस ऑफ प्राइड हम कैसे ये ऊपर से आएगा? माफ कीजिएगा, ये सिंगल नेशनल करिकुलम लाने से नहीं आएगा, क्योंकि वो कागजी कार्रवाई होगी। कह देना कितना आसान है सिंगल नेशनल करिकुलम, लेकिन जब तक हमारे जो अंग्रेजी मीडियम स्कूलों से निकले हुए, अब मुझे बताएं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से या कहीं से भी हुकूमत का कोई भी समरी निकलती है, कोई हैंड आउट निकलता है, वो सारा अंग्रेजी में निकलता है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया है कि हुकूमत की तमाम कार्रवाई उर्दू ज़बान में होगी, क्योंकि वो हमारी ऑफिशियल ज़बान है। हमारी कौमी ज़बान या इलाकाई ज़बानें नहीं, वो हमारी ऑफिशियल हुकूमती ज़बान है, जिसको कहते हैं सरकारी ज़बान है। तो तमाम चीज़ें जो लिख कर निकलेंगी वो उर्दू में निकलेंगी। नहीं हो रहा, ना इस्लामाबाद में हो रहा है फेडरल गवर्नमेंट में, ना चारों सूबों में मुख्तलिफ पार्टियों की हुकूमतें हैं। मैं यहाँ किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बात कर रही, चारों सूबों में मुख्तलिफ पार्टियां हैं और कहीं से भी नहीं ये शुरू हुआ। तो हमें जब तक अपनी जबान पर फख्र नहीं होगा, चाहे आप उर्दू मीडियम स्कूल से निकल कर आए, अंग्रेजी मीडियम स्कूल से निकल कर आए, सिंगल नेशनल करिकुलम से निकल आए, किसी भी मैंने आपको बताया अभी कि कितना खराब करिकुलम और तदरीसी कुतुब है, मेरे पास सबूत मौजूद है। तो ये बात उस वक्त तक बनेगी नहीं जब तक हम फख्र नहीं करेंगे अपनी ज़बान पे। मैं मुझसे लोग अंग्रेजी में बात करते हैं, मैं उनसे उर्दू में जवाब देती हूँ, तो वो समझते हैं कि ये तो बेचारी बहुत पेंडू है, इसको अंग्रेजी नहीं आती, ये तो बहुत पेंडू है। पेंडू का लफ्ज मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ये भी एक डिरोगेटरी ये एक निहायत पेजोरेटिव लफ्ज है और ये बहुत बुरा लफ्ज है। लेकिन अगर मैं जब तक आपसे कोई अंग्रेजी में ना बात करे, वो पेंडू ही समझा जाएगा। यानी कि आप अंग्रेजी का जुमला जब तक ना अगर आप इसको बाद में एडिट करना चाहें और निकालना चाहें तो इस लफ्ज पेंडू का लफ्ज निकाल दीजिएगा, क्योंकि आई डोंट नो एनी अदर वर्ड। इसके लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया जाए कि किसी को हमने हकीर कहना होता है,
तो गवार या पेंडू कह देते हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी गांव में गुजार दी, रिसर्च कर करके और विजिट कर करके और काम के सिलसिले में और तफरीह के सिलसिले में, सिर्फ काम के सिलसिले में नहीं, तफरीह के सिलसिले में भी। और गांव से ज्यादा सिंसियर लोग और प्यार करने वाले लोग, मोहब्बत करने वाले लोग, मिलनसार लोग, मेहमान नवाज लोग आपको किसी शहर में नहीं मिलेंगे। तो ये जो हमें अपने लुगत को बदलना होगा, ये पेंडू जैसे लफ्ज, ये गवार जैसे लफ्ज, इनको अपनी लुगत से निकालना होगा। सो ट्रू, बिल्कुल दुरुस्त कहा। डॉक्टर साहिबा, बचपन में एक टर्म इस्तेमाल की जाती है बुली करना। जी। और ये एक बड़ा फैशन है, ठीक है। और हाँ, हम बुली करते हैं, हाँ हम बुली हुए हैं। आपको लगता है कि ये जो रवैया जूं इंसान बड़ा होता है, तो जब वो एम्प्लॉयर बनता है वही बुली, तो वो अपने मातहत बच्चों को, लड़के लड़कियों को बुली करना शुरू कर देता है। और प्रिविलेज की इंतहा फिर ये होती है कि मैंने तुमसे कड़वे अंदाज में बात की, मैंने तुम्हारी तजलील की, मगर मेरी इंटेंशन तुम्हें हर्ट करना नहीं थी। हाउ डेयर यू गेट हर्ट, तुमने कैसे कह दिया तुम हर्ट हो गए। यानी कि हम ना सिर्फ उनकी तजलील करते हैं बल्कि उनके इमोशंस को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज सो टॉक्सिक। तो ये बुलिंग का कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट होता है, क्या आपको लगता है कि इसका ताल्लुक भी इस तमाम चीज से है कि हम बस अपने मातहत को बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं उसकी साथ को? असल में बिल्कुल, अब जो आपने आइडेंटिफाई किया बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इसको नरेट भी किया है। जिस तरह से इंसान बायोलॉजिकली ग्रो अप हो रहा होता है, ग्रोथ उसकी हो रही होती है, बिल्कुल उसी तरह से उसकी इमोशनल और साइकोलॉजिकल ग्रोथ भी हो रही होती है। ये जो आप जिस मेंशन किया है, जिस रवैये को मेंशन किया है, इसमें ये सारी डायमेंशन, इट्स वेरी होलिस्टिक। तो वो जैसे जैसे वो आप बड़े हो रहे होते हैं तो वो रवैया भी उसी तरह से, उसकी हद बढ़ी जा रही, उसकी जितना उसका स्कोप बढ़ता जाता है। तो ये बिल्कुल उसी चीज का नाम है। बल्कि मैंने किसी का जिक्र किया था, कहीं एक एम्प्लॉयर को खवातीन के साथ स्पेशली मिसबिहेव करते हुए देखा, तो एक बुजुर्ग खातून थी, उन्होंने एक बड़ा अच्छा जुमला बोला। उन्होंने कहा, मुझे लगता है इसके वाला साहब इसकी वालदा की इज्जत नहीं करते रहे। ये घरों में होने वाली चीजें हैं जो उसी तरह से उसको रिलेट कर रहा, डिपिक्ट कर रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि हमें जैसे आपने मेंशन भी किया और अभी आप कर भी रही हैं कि हमें इनको जिक्र करने की जरूरत है, बात करने। बड़े मजे की बात ये है कि हम ये टैबू है जी, ये वो एरियाज है सोसाइटी के जिसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता। क्योंकि डॉक्टर साहबा मैं इसलिए हम बात नहीं करते क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं कसूरवार हैं। होता ये है कि एक वीडियो चल जाती है तो हम सब एकदम फरिश्ते बन जाते हैं और हम कहते हैं इन्होंने जुल्म किया, मगर कहीं ना कहीं हम सब कसूरवार हैं, इसलिए ये टैबू है। जी, छोटी सी इंटेलेक्चुअल मैं आइडेंटिफाई करना चाहती हूँ क्योंकि मैं एकेडमिक से हूँ, ज़ाहिर है हमारे स्टूडेंट्स भी देखेंगे और बहुत सारे लोग इसको समझते भी होंगे कि पोस्ट मॉडर्न थ्योरी कहती है कि वो चीज़ें जो पावरफुल ग्रुप होता है, चाहे वो मैस्कुलिन पावर हो या किसी भी या इकोनॉमिक पावर हो, वो उन चीज़ों को इस तरह से सोसाइटी के अंदर एम्बेड कर देते हैं कि वो नॉर्मल न्यूट्रल लगने लग जाते हैं। बिल्कुल। इसको अगर हम वो मार्क्सिस्ट कल्चरल मार्क्सिज्म के पर्सपेक्टिव से भी अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो असल में ये आइडियोलॉजीज, ये सुपर स्ट्रक्चर, ये मॉडल्स, ये बातें, ये सारी जो है ये पावरफुल ग्रुप को प्रिविलेज के लिए इसके लिए एक वर्ड भी है फॉल्स कॉन्शियसनेस, कि वो इस तरह से वो एम्बेड कर दी जाती है कि जिनके ऊपर जुल्म हो रहा होता है वो समझते हैं कि ये जो उनके साथ हो रहा है ये ठीक हो रहा है और उसको रीइंस्टेट किया जाता है रवैये से। जैसे आपने मेंशन किया, तुम कैसे हो सकते हो, तुम ये खफा कैसे हो सकते हो कि तुम्हारा दिल टूट गया, मतलब कि आप इमोशंस को भी कंट्रोल कर रहे हैं, व्हिच इज सो इनह्यूमन। जी ताहिरा साहब, एक हल पेश करना चाहती हूँ प्लीज, और वो ये है कि कबायली निज़ाम और जागीरदाराना निज़ाम, ये वडेरा शाही का जो निज़ाम है, इसमें से हमें निकलना होगा। और इसकी सिर्फ एक तरीका है। इससे आप कहेंगी कि मैं तालीम कहने वाली, मुझे पता है आप सोच रही हैं कि तालीम कहने वाली हूँ, तालीम सबसे अव्वल तो तालीम है, लेकिन एक और तरीका है, एक ठोस कॉन्क्रीट सब्सटेंटिव, एक बहुत ठोस तरीका है, और वो ये है कि हर बेजमीन हारी और बेजमीन मज़ारों को 2 एकड़ ज़मीन दे दी जाए। उसमें से 1 एकड़ मर्द के नाम पर हो और 1 एकड़ औरत के नाम पर लिख दिया जाए, सरकारी तौर पर कागजी कार्रवाई करके, स्टैंप करके। जब तक बेजमीन हारियों और मज़ारों के पास ज़मीन नहीं होगी उस वक्त तक फिर तू तड़ाई होगा
और तुम मेरे मुलाजिम ही नहीं हो, तुम मेरे जर खरीद गुलाम हो, तुम बॉन्डेड लेबर हो। जी आपको पता है 1990 में बॉन्डेड लेबर एबोलिशन का कानून बना था। बॉन्डेड लेबर को खत्म करने का कानून को 31 बरस हो गए, लेकिन वो खत्म नहीं हो पाता क्योंकि हम बेजमीन हारी हैं, हम बेजमीन मजारे हैं, हम कबीले के अबतर तरीन जी हजूरी करने वाले गुलाम हैं, और हम आपकी हवेली में मुलाजिम नहीं हैं, नौकर हैं, जर खरीद गुलाम हैं। इसको मॉडर्न स्लेवरी कहते हैं। बिल्कुल ये मॉडर्न डे स्लेवरी है, और इसके खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा के मुआहदे मौजूद हैं। आपने तो दस्तखत भी नहीं किए। तो इसको बहुत सारे मुख्तलिफ सतहों पर, रियासत की सतह पर, हुकूमत की सतह पर, तालीम की सतह पर, जमीन देने की सतह पर, और ये तमाम की तमाम रियासत के सतूनों को इस पर काम करना पड़ेगा। पार्लियामान को भी काम करना पड़ेगा, अदलिया को भी काम करना पड़ेगा, हुकूमत को भी काम करना पड़ेगा, मुझे और आपको अपनी एक्टिविज्म जारी रखनी पड़ेगी, मीडिया को भी काम करना पड़ेगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम सबकी। जी एक थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाऊं। एक तो ये बात कि अगर हमने इस विशियस सर्कल को तोड़ना है तो हम जहाँ जहाँ जिस पोजीशन में हैं हम इक्विटी को लागू करें, और ये साइंस का भी है, ये ह्यूमन राइट्स का भी है, और ये इस्लाम का भी है कि जो बंदा ना औरत की बात है, न मर्द की बात है, न छोटे की बात है, जो डिजर्व करता है उसको वो राइट पोजीशन मिले। और दूसरी बात, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, मैं मुसलमान हूँ, मुझे फ़ख्र है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि लोग वो करेंगे जो हाकिम तकबा होगा, जिस तरह का रवैया वो शो करेंगे, नीचे वाले लोग भी वही करेंगे, क्योंकि समझेंगे ये प्रिविलेज्ड है। आप जरा आप छोटा से मेंशन करने की बात है कि मैं और आप तो मास्क पहने, मैं जो है डिस्कोर्स एनालिसिस में मेरी स्पेशलाइजेशन है। मैं जब न्यूज़पेपर का डिस्कोर्स एनालिसिस करती हूँ तो आप भी जरा देखिए, बताइए कि इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी, कि जो मोस्ट सीनियर पर्सन होता है उसने मास्क नहीं पहना होता। जो उस पिक्चर के अंदर द मोस्ट सीनियर पर्सन होता है उसने मास्क नहीं पहना होता है, बिल्कुल। जो नीचे लोग होते हैं उसने पहना होगा। अब जरा पिक्टोरियल एनालिसिस करें आप, इसको 1 मिनट में आपको पता चल जाएगा। वो पिक्चर्स हमारी पूरी स्टोरी बता रही हैं कि कानून उनके लिए नहीं है जो ऊपर बैठे हुए हैं, कानून उनके लिए हैं जो नीचे। और तो पूरा एक विशियस सर्कल है, हमें अपने अपने तौर पे इसको तोड़ने की जरूरत है। ताहिरा साहब, जाते जाते बस मुझे ये बता दीजिए कि हमें अगर ये जुल्म नज़र आ रहा हो कि हो रहा है, रेस्टोरेंट्स में कितनी दफ़ा हमने ऐसा देखा कि एक बहुत बड़ी फैमिली टेबल होती है और एक छोटी सी बच्ची छोटे से बच्चे का बैग उठाकर एक कोने में बैठी होती है। मैं ऐसा रेस्टोरेंट छोड़कर चली जाती हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा होता कि मैं उन लोगों से क्या बात करूँ। वो भी बच्चों वाले हैं, उनके भी बच्चे बैठकर उस टेबल पे खा रहे हैं, मगर एक बच्ची को किस तरह उन्होंने आइसोलेट, हम किस तरीके से आवाज़ उठाएं उस वक्त, सड़क पे निकल कर नहीं कि उस वक्त के ये ज्यादती है, ये दिस इज अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स। क्या कहना चाहेंगे? मैंने ये देखा है और इसका हल, आप तो रेस्टोरेंट छोड़ के चली गई, मैंने 2 जगह पे ऐसा किया कि अपने मेज पे जो खाना रखा हुआ था, आ चुका था जी, उधर भी आ चुका था, तो वो जो छोटी सी बच्ची थी जी, उसको मैंने एक प्लेट बनाई अपने टेबल से और लाके, क्योंकि वो अलग टेबल पे बैठी हुई थी, बिल्कुल जी, उसको तो अपने साथ बैठाना नहीं था, तो उसको लाके प्लेट दे दी। और ये मैंने 2 बार किया है, और वो शर्मिंदा तो हुए होंगे लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ा होगा। उन्होंने कुछ कहा नहीं, ना उन्होंने वो प्लेट उस लड़की के सामने से हटा ली, ना कुछ कहा, मुझे नहीं डांटा कि भाई तुम क्या कर रही हो, ये तुम्हारा, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, तुम क्यों हमारे पर्सनल मामलात में दखल दे रही हो। किसी ने कुछ नहीं कहा, उस बच्ची ने खुशी से खा लिया। तो ये 2 दफा हो चुका है। ठीक, मैं एक आखिरी तजवीज़ पेश करना चाहती हूँ। शुरू में मैंने अर्ज किया कि हम एथिक्स सिर्फ गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों को पढ़ाते हैं, माइनॉरिटीज़ को। ये गलत बात है, सबको पढ़ाना चाहिए, ये सबका हक है। उसके साथ आप अपना मजहब भी पढ़ाएं, जिसका जो मजहब है उसको पढ़ाएं। ये हमारे आइन में मौजूद है, ये हमारे दस्तूर में है, लेकिन उसके साथ साथ एथिक्स पढ़ाएं, और उसके साथ साथ तमाम बच्चों और बच्चियों को अपनी हिफाजत करना सिखाएं कि मैंने अपने जिस्म का भी दिफा करना है, अपने जहन का भी दिफा करना है, अपने इमोशंस का भी दिफा करना है।
आइंदा आगे जाके मैं किसी नौकरी में भी हूँ, तमाम पेशे मुअज़्ज़ज़ हैं, बिल्कुल, तमाम पेशे मोहतरम हैं, बिल्कुल, चाहे किसी के घर में खाना पकाती हूँ या सफाई करती हूँ, मैं मोहतरम हूँ, मैं मुअज़्ज़ज़ हूँ और मुझे अपना दिफा करना सिखाना होगा, अपनी हिफाजत करनी मैंने स्कूल से सीखनी होगी। वेल सेड, ब्यूटीफुल, बहुत बहुत शुक्रिया तायरा साहिबा। और ये किताबें कहाँ से मिलती हैं हमें ये भी बता दीजिए। जी। और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका, थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ ये बात सोच रही हूँ कि इस्लाम जो कि सलामती, प्यार, मोहब्बत, इंसानियत का मज़हब है, हमने क्यों इस्लाम और इंसानियत को अलग अलग कर दिया? इसलिए अभी हमें सिर्फ इस्लाम नज़र आता है जिसमें कहा जाता है प्रे 5 times a day एंड देन प्रीच इट, और इंसानियत एक एलियन कॉन्सेप्ट नज़र आता है हमें इस माशरे में, जिस मुल्क को हमने इस्लाम के नाम पे बनाया कि यहाँ सब कुछ जीने की आज़ादी होगी। आज यहाँ पे हम स्लेवरी देखते हैं, चाहे वो बॉन्डेड स्लेवरी हो या इंटेलेक्चुअल स्लेवरी हो। ब्रेक के बाद हम मुलाकात करेंगे राजा ज़ियाउल हक से, जिनसे हम पूछेंगे कि हमने इस्लाम में से इंसानियत क्यों निकाल दी, क्योंकि इस्लाम इज़ ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी। मिलते हैं ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। आपका वजीर आजम आपके साथ। अल्लाह हमारे से ये चाहता है कि हमारे दिल में एहसास हो। ऐसी ये हवाएं चली। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से फोन पर डायरेक्ट बात करें। 1 फरवरी बरोज पीर, आपके सवालात और वजीर आजम के जवाब। राब्ते के लिए फोन नंबर 051 921 0809। टेलीफोन लाइंस शाम 4 बजे खोल दी जाएंगी। ये कौम अजीम बन सकती है और ये इंशाल्लाह हम बनेंगे। उम्मीदें तुझसे जुड़ी। आपका वजीर आजम आपके साथ। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले जिस तरह की मैंने बात कही कि हम इस्लाम जो कि सलामती, इंसानियत का मज़हब है, जो आप जिसमें हमें ये बताया जाता है कि हुकूकुल्लाह माफ़ हो जाएंगे, हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं होंगे, आपने इंसानों के हुकूक का ख्याल रखना ही रखना है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। तो क्यों हमने इस्लाम से इंसानियत को दूर कर दिया? इस्लाम हमें अब उसमें कहीं ना कहीं इंसानियत के बारे में बताया ही नहीं जाता। क्यों ह्यूमैनिटी या इंसानियत एक एलियन कॉन्सेप्ट बन गया हमारे आज के समाज में? और शायद यही वजह है कि हम अपने से मातहत लोगों की इज्जत नहीं करते, वो इज्जत जो उनका पैदाइशी हक है। याद रखिए कि अगर आज आपके कोई मातहत है तो कल को आप भी किसी के मातहत हो सकते हैं। अगर आज आप किसी के हुकूक को एक्सप्लॉइट करें, कल को कोई आपके हुकूक भी एक्सप्लॉइट करेगा। मेरे अगले मेहमान, मेरे बहुत स्पेशल मेहमान राजा ज़िया, जो कि लाइफ कोच भी हैं, रिलीजियस स्कॉलर भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि हमने क्यों इस्लाम से ह्यूमैनिटी को दूर कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम ज़िया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बात हम कर रहे हैं इस्लाम की, जो कि प्यार, मोहब्बत, इंसानियत का मज़हब है, मगर इंसानियत के ऊपर कोई बात ही नहीं करता। हमें ये तो कहा जाता है कि 5 वक्त नमाज पढ़ो क्योंकि क़यामत के दिन इसके बारे में पूछगछ होगी, और प्रीच भी करो, सबको पढ़नी चाहिए। लेकिन क्यों हमने इंसानियत को बिल्कुल दूर कर दिया इस्लाम की टीचिंग्स में से? असल में जी इस्लाम जो है ना, वो 2 चीज़ों के बारे में बहुत क्लियर दर्स देता है। एक है अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, वो लोग जो ईमान लाते हैं और उसके साथ साथ नेक अमाल करते हैं। तो ईमान का ताल्लुक जो है वो हमारे अल्लाह ताला के साथ, बिलीफ के साथ है, उसमें हमारे एक्ट्स ऑफ वर्शिप भी आ जाते हैं। लेकिन जो अमाल सालिहा हैं उसमें आपके लोगों के साथ रिलेशन भी हैं, आपके ताल्लुकात हैं, आपके मामलात हैं। तो ये दोनों जो हैं ये कोई यानी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज नहीं है कि या तो ये कर लो
یا پھر یہ کر لو. یعنی یا تو آپ کہیں کہ جی میں بس 5 وقت کی نماز اور عمرہ اور ہر سال حج کے لیے میں جاؤں گا اور بس اس سے میرا اسلام مکمل ہو گیا ہے, اور نہ ہی یہ کہ آپ ایک طرف کہیں کہ جی میں بالکل ایک بس جو ہے نا لوگوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھ رہا ہوں, اور یہ والا پارٹ نہیں ہے. دونوں کو ساتھ لے کے چلنا بڑا ضروری ہے فار اے بیلنس لائف اسٹائل. ہمارے یہاں جو آپ نے پرابلم آئیڈینٹیفائی کی ہے اس میں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر کچھ ایسے مرض ہوتے ہیں جو کہ اسپریچول نیچر کے ہوتے ہیں, اور وہ جب فزیکلی مینیفیسٹ کرتے ہیں تو پھر اس قسم کے واقعات نظر آتے ہیں جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ کسی اور کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ان کو مطلب ان کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے, ان کی تذلیل کی جا رہی ہے. اور اس کے پیچھے بھی جو اگر بنیادی وجہ آپ کہیں کہ وہ دل کا کون سا مرض ہے, تو وہ اصل میں اس کا بنیادی مرض جو ہے وہ تکبر ہے, ایروگنس. جی بالکل. تو ایروگنس غرور کرنا. بالکل. غرور کس بات پہ ہوتا ہے؟ غرور آپ کو اپنی ریلیجس سپیریورٹی پہ بھی ہو سکتا ہے, جیسا کہ ابلیس کو تھا. ابلیس بہت فرشتوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا, اللہ تعالیٰ کی یعنی محفل میں وہ ہوتا تھا, تو اس کو بھی ایک تکبر پیدا ہو گیا اس کے اندر, جس کی وجہ سے پھر اس نے آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. پھر آپ کو غرور جو ہے وہ آپ کے ذات پات پہ ہو جاتا ہے کہ جی میں فلاں کاسٹ سے بلانگ کرتا ہوں, میں فلاں ٹرائب سے بلانگ کرتا ہوں. اب آپ کا اس میں کیا کمال تھا کہ آپ اس خاندان میں پیدا ہوئے. اچھا, پھر بندہ ویلتھ پہ غرور کرتا ہے. ویلتھ میں بھی اکثر اوقات ہم کسی مالدار فیملی میں پیدا ہو جاتے ہیں, ناٹ تھرو اینی ایفرٹ آن آور اون پارٹ. وہ بس پیدا ہو گئے, اب ہم نے کہا ہم تو ہیوز والے ہیں اور وہ ہیو ناٹ والے ہیں, تو آٹومیٹکلی میں ان سے بہتر ہوں. پھر انسان اپنے حسن پہ بھی کر سکتا ہے, اپنے صلاحیت پہ بھی غرور کر سکتا ہے کہ میرے پاس ایک اسکل سیٹ ہے, مجھے ایک لینگویج آتی ہے, مجھے ایک اسکل آتی ہے جو دوسرے کو نہیں آتی. سو ناؤ آئی ہیو دا رائٹ, میرے پاس یہ حق ہے کہ میں دوسرے کو اس سکل کی بنا پر ذلیل کروں کہ تمہارے پاس یہ نہیں ہے میرے پاس ہے. سو یہ سارے کی ساری فارمز جو ہیں دیر آر فارم آف ایروگنس. یا ایک اور بھی فارم ہے, اگر کسی کو انگریزی نہیں آتی تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہم سے کم تر ہے, اور کیوں ہم نے انگریزی بولنے کو معیار بنا لیا ہے سپیریورٹی کا. یہ غلامانہ سوچ, وہ کہتے ہیں نا کہ ملک تو آزاد ہو گیا, اپنی سوچ کو ہم آزاد نہیں کر سکے, یہ کہاں سے چلتا آ رہا ہے اور ہم اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, یہ میرا خیال ہے یہ مسئلہ جو ہے نا انگلش لینگویج والا, یہ خاص طور پر بر صغیر کا, اور اس میں آپ پاک و ہند اور بنگلہ دیش کو ملا لیں, یہ یہاں کا مسئلہ ہے. پوری دنیا میں انگلینڈ میں بھی رہا, میں آسٹریلیا میں رہا, میں ساؤتھ افریقہ رہا, I've traveled around the world. وہاں پہ میں نے دیکھا کہ جو گورا ہے نا اس کو کوئی کمپلیکس نہیں ہے اپنی زبان بولنے میں. آپ دیکھیں گے اسپینش فٹ بال پلیئرز ہیں, وہ انٹرویو لیتے ہیں, وہ اینڈ میں آ کے اسپینش بول رہے ہوتے ہیں. اٹالین پلیئرز ہیں, وہ آ کے اٹالین بولتے ہیں, اور ان سے اگر آپ کہیں کہ آپ انگلش میں انٹرویو دیں, ان کو آتی نہیں ہوگی, دوسرا وہ اوفینڈ ہو جائیں گے کہ آپ ان کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی زبان کو چھوڑ کے کسی اور زبان کو اختیار کریں. جرمنز کا یہ معاملہ ہے, بڑے اپنے لینگویج کے معاملے میں پکے. تو ہم ہی ہیں جو کہ اپنے آپ کو ایک فخر کی بات سمجھتے ہیں, غرور کی بات سمجھتے ہیں, حالانکہ لینگویج جو ہے وہ ایک میڈیم ہوتا ہے ٹو ایکسپریس یور ایموشنز. ٹھیک ہے, اب اپنے جذبات کو ایکسپریس کرنے کے لیے, اب میں نے اگر اسلام آباد کی خوبصورتی میں مضمون لکھنا ہے, میں انگلش میں لکھوں یا اردو میں لکھوں یا پنجابی میں لکھوں, بات اصل میں یہ ہے کہ میں کتنے اچھے انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہوں. تو جو بھی میری نیٹو لینگویج ہوگی, اسی لیے ہم لوگ پھر خواب بھی اسی زبان میں دیکھتے ہیں, ہم سوچتے بھی اسی زبان کے اندر ہیں, اور اسی میں ہمارا ایکسپریشن اچھا ہوتا ہے. اس بات پر غرور کرنا کہ مجھے ایک لینگویج آتی ہے اور آپ کو نہیں آتی, یہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی ایک ہائی فارم آف تکبر ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی پریویلنٹ ہے. ہمیں بچپن میں سکھایا جاتا تھا, میری اماں نے تو مجھے سکھایا کہ یوز میجک ورڈز. وہ کیا ہوا کرتے تھے؟ تھینک یو, ویلکم, آئی ایم سوری, ایکسکیوز می. یہ چیز میں اپنے بیٹے کو بھی, جس کی عمر 9 سال ہے, میں اس کو بھی سکھاتی ہوں کہ یہ میجک ورڈز ہیں. اس نے ایک بات کہی, جب اس نے کچھ حالات دیکھے اور سوشل میڈیا پہ کچھ چیزیں چلیں کہ جس کے اندر کسی بچے کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے اور وہ اس کی تذلیل کی جا رہی ہے, اور افسوس کی بات یہ تذلیل کر کر یہ ایکسیپٹ بھی نہیں کیا جا رہا کہ غلط کیا جا رہا ہے, اس پر ظلم کیا جا رہا ہے. تو میرے بیٹے نے ایک بات کہی کہ مام, آئی تھنک دیر از لیک آف میجک ان آر سوسائٹی. میں نے کہا کیوں, میجک کی کمی کیوں؟ بیکاز دیر آر نو میجک ورڈز اینی مور. ہم نے میجک ورڈز بولنے چھوڑ دیے. سیاہ بھائی, کیوں ہمارے تکبر ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنے سے جو ہمارا سبارڈینیٹ ہے, جو ہمارا خیال رکھ رہا ہے, جو ہمارے گھر میں کام کر رہا ہے ہمارے لیے, ہم اس کو سوری کہہ دیں اگر ہم نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہو, یا اگر وہ ہمیں ایک گلاس پانی لا کر دے رہے ہیں ہم انہیں شکریہ بول دیں. ہمارے منہ میں پھنس کیوں جاتے ہیں یہ میجک ورڈز؟ دیکھیے, یہ وہی اس کی بات بنیادی طور پہ, سب سے پہلے تو آپ کے بیٹے نے جو بات کی ہے وہ ماشاءاللہ بڑا عالمانہ ذہن ہے اس کا ماشاءاللہ, بیکاز یہ بڑی حکمت کی باتیں ہوتی ہیں کہ انسان ریلائز کرے کہ واقعی دس ٹائپ آف میجک از گون. اور ہمارے لیے یعنی اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنے بچوں کو چھوٹی ایج سے نا یہ سکھائیں کہ
کبھی غریب کے ساتھ بھی بیٹھ کے کھانا کھایا کرو, سلام کرنے میں پہل کیا کرو, اس سے تم چھوٹے نہیں ہو جاؤ گے بلکہ بڑے ہوگے. اگر تم سے غلطی ہو جائے اس میں سوری کہنے میں تمہاری ایگو کو کچھ مسئلہ نہیں ہوگا, یو بیٹ اے بیٹر پرسن. ٹھیک ہے. اچھا, میں یہ جو سلام کی بات ہے نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے, آپ نے سلام پھیلانے کے بارے میں کہا کہ اس سے پیار محبت بڑھتا ہے. اب دیکھیں کہ آپ کسی بندے کے بارے میں آپ اگر آپ سوچیں کہ میں کسی کو کیا ایک سٹیٹمنٹ کہہ سکتا ہوں جو کہ ایک بیسٹ وش ہوگی اس بندے کے لیے, مطلب آپ سوچیں, آپ گھر میں ایکسرسائز بھی کرا سکتے ہیں, لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ ایک سٹیٹمنٹ اگر میں کہوں کہ ایک جملہ جو ہے ایسا بولو جس سے اگلے کا سب سے بیسٹ چاہو تم, تو آپ دیکھیں کہ السلام علیکم جو ہے نا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اس میں ہم کہتے ہیں کہ تمہارے پر سلامتی ہو, تمہارے پہ سلامتی ہو, پیس بی اپون یو. ٹھیک ہے. السلام علیکم, تمہارے پہ سلامتی ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تمہارے پہ آئیں, اللہ تعالیٰ کی برکتیں تمہارے پہ آئیں. ہم اس کو اتنے آرام سے السلام علیکم کر کے وہ کر دیتے ہیں, اصل میں ہم ایک بہت خوبصورت دعا دے رہے ہوتے ہیں, اور اس دعا کے اوپر اگر ہم غور کریں تو ہم اگلے کی بھلائی چاہ رہے ہیں اس کے اندر, لیکن وی ہیو ٹو مین اٹ. مطلب ہم لوگ صرف اکثر اوقات بہت سارے جملے بول دیتے ہیں لیکن ہمارے پیچھے وہ انٹینشن نہیں ہوتی. سو یہ جو میجک ورڈز کا آپ نے ذکر کیا, یہ ہمیں اپنی ووکیبلری کے اندر, اپنے عام جو ہماری جو چلنا پھرنا ہے, اٹھنا بیٹھنا ڈفرنٹ لوگوں کے ساتھ, اس میں ہونا چاہیے. اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو آپ سے چھوٹے لیول پہ لوگ ہیں, جو آپ کو لگتا ہے کہ فار ایگزامپل لوور سوشل سٹیٹس میں ہیں یا فائنینشلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں, ان کے ساتھ ٹائم گزارنا, ان کے ساتھ بیٹھنا, اور اس میں کوئی کراہیت محسوس نہ کرنا, بلکہ اگر آپ کو کوئی چیز مشکل لگ رہی ہے تو میں کہوں گا زیادہ اس میں گھسیں, کیونکہ یہ آپ کا مرض ہے, اس کو آپ نے کیور کرنا ہے. کیور کرنا ہے, یعنی کہ اگر آپ کو سلام کرنے میں مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ زیادہ سلام کریں. اچھا ضیاء بھائی, مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اسپیکنگ آف بلینگ, بچپن سے ہمیں دکھایا جاتا ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ بچے بلی کرتے ہیں, کچھ بچے بلی ہوتے ہیں. یہ بات میں نے بریک سے پہلے بھی ڈسکس کی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سپیریورٹی کمپلیکس ہے کہ ہم بڑے ہیں یا ہم تم سے بہتر ہیں, یہ بچپن میں جو بچے بلی کرتے ہیں ان کی یہ عادت بڑھتے 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 اس لیول پہ پہنچتی ہے کہ جب وہ شخص ایک امپلائر بنتا ہے تو وہ ایک الگ طریقے سے انٹلیکچولی اپنے امپلائی کو بلی کر رہا ہوتا ہے. جی بالکل ایسا ہوتا ہے جی. یہ اگر آپ سائیکولوجیکل سٹڈیز میں بھی دیکھیں تو یو فائنڈ کہ جو لوگ بچپن سے بلینگ کی عادی ہو جاتے ہیں اور ان کی بلنگ ان چیکڈ جاتی ہے, باہر جا کے وہ بڑے بلی بن جاتے ہیں. جب وہ ورک پلیس میں آتے ہیں, کارپوریٹ سیکٹر میں آتے ہیں, پھر وہ زیادہ بڑے بلی ہوتے ہیں, پھر وہ بلی کرنے کے نئے طریقے اپنا لیتے ہیں. پہلے بلی کرنا یہ تھا کسی کو بہت منہ پہ کوئی انسلٹنگ بات کہہ دینا, کسی کو دھکا مکا کر دینا, کسی کے ساتھ کوئی فزیکل وائلنس کرنا. جب کارپوریٹ سیکٹر میں آتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو اب میرے لیے پاسبل نہ ہوگا میں فزیکلی کسی کو ہارم کروں, لیکن چلو سائیکولوجیکلی کسی کو ہارم کر لیتے ہیں, ایموشنلی کسی کو ہارم کر لیتے ہیں. تو یہ بھی جو چیز ہے نا, اب دیکھیں انسان اگر صرف جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتے ہیں من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ, کہ تجھے پیدا ہم نے کس چیز سے کیا ہے, یو ور کریٹڈ فرام اے فلوئڈ, اینڈ اب تو یہاں پہ اتنا متکبر ہو رہا ہے. یعنی تجھے اگر ہر انسان اپنے اوریجنز پہ غور کرے اور یہ دیکھے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ, یعنی میں یہ کبھی کبھار یہ بات سوچتا ہوں, حیران ہوتا ہوں, ہم ایک پلانٹ ارتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, چھوٹے سے ایک اسپیک آف اے پلانٹ ہے, اگر آپ پوری کائنات کو دیکھیں اس میں بھی ایک اسپیک آف اے کنٹری میں, اسپیک آف اے مطلب سٹی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, چھوٹا سا حقیر سا ایک انسان ہے, اور پوری کائنات میں دیکھیں تو وہ ایک ذرے کا ذرہ بھی نہیں ہے, بھی نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں اور وہ وہاں پہ غرور اور تکبر فیل کر رہا ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں. تو سوچیں کہ یہ کتنی یعنی ایک چونٹی اگر تکبر کرنا شروع کر دے کسی اور چونٹی کے اوپر تو اب ہم حیران ہوں گے کہ بھئی یہ کیسے ہو رہا ہے, یہ کیسے ہو رہا ہے, ہمارے تو پاؤں کے نیچے بھی آ جائے گی. لیکن سوچیں کہ انسان اس طرح سے کرتا ہے, اور جب وہ یہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں, یہ بڑی خطرناک ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ نے فرمایا کہ جس شخص میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. پلیز یہ ورڈز بڑے غور سے سنیں, جس شخص میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہمیں تو پسند ہے کہ ہم اچھے کپڑے پہنے, اچھے جوتے پہنے, ہمیں تو پسند ہے. آپ نے کہا یہ تکبر نہیں ہے, یہ تکبر نہیں ہے. تکبر کیا ہے؟ دو چیزیں, یہ امپورٹنٹ بات ہے. نمبر ایک, دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا, اور جب تمہارے پاس حق بات پہنچے اس کو جھٹلا دینا. یعنی ایروگنس کیا ہے؟ ہاؤ ڈڈ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفائن اٹ؟ ہی سیڈ دوسروں کو اپنے سے کم سمجھنا. اچھے کپڑے پہننے میں مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر آپ اپنے کپڑوں کی وجہ سے سمجھ لو کہ میرے پاس فلانے ڈیزائنر کا سوٹ ہے اور اس کے پاس نہیں ہے, چھوٹا آدمی, چھوٹا انسان, میں بہتر ہوں, مجھے انگلش آتی ہے اس کو نہیں آتی, چھوٹا انسان ہے, مجھے فلاں ریسٹورینٹ میں کھاتا ہوں, یہ ڈھابے پہ کھاتا ہے, چھوٹا انسان ہے, میرے پاس فلاں گاڑی ہے, اس کے پاس فلانی ہے, چھوٹا ہے. یہ اگر آپ میں یہ دوسروں کو حقارت کی نظر سے آپ دیکھیں گے آپ کے اندر تکبر پایا جاتا ہے. اور دوسری چیز جو آپ نے بتائی, جب حق بات آتی ہے اس کو جھٹلا دینا. یعنی جس طرح فار ایگزامپل کسی نے آپ سے کہا, جو آپ نے ابھی میجک ورڈز کی بات کی, کسی نے آپ کو کہا کہ بھئی آپ سے غلطی ہوئی, آپ اس کو سوری بولیں, آپ کو پتہ ہے غلطی آپ کی ہے, آپ نے کہا نہیں بولنا سوری. تکبر, حق بات آئی نا, جھٹلا دیا. تو دیکھیں یہ تکبر کی ڈیفینیشن ہے. تو اگر ہمارے اندر یہ چاہے اسکول کالج میں ہو یا کارپوریٹ سیکٹر میں ہو, تکبر ہی ہوگا.
बहुत बहुत शुक्रिया ज़िया भाई, थैंक यू सो मच। और तकब्बुर का वो एलिमेंट आपने हमारे साथ शेयर किया जो शायद बहुत से लोग जानते ही नहीं, और आज उनको पता लगेगा कि वो जो एक डिजीज़, एक मर्ज है जिसकी तशखीस नहीं हो पा रही, दर हकीकत वो तकब्बुर है, वो एरोगेंस है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़िया भाई, थैंक यू। जाते जाते एक क्विकली एक वाक़या शेयर करना चाहूँगी मैं आप लोगों के साथ। वो ये कि बहुत सालों पहले बेटा मेरा कोई 4 साल का था और ईद हुई, और हमने ईद के दिन सोचा कि चलें छोटी ईद है तो हम बाहर जाकर कहीं खाना खाते हैं। तो मैं मेरी पूरी फैमिली, बेटा, हम लोग खाना खाने चले गए बाहर। अब एक वेटर बच्चा वहाँ खड़ा था हमारे साथ जिसने हमें खाना लाकर सर्व किया, और हमने उससे बातें करनी शुरू कर दी। तो नाइल ने उसके साथ खेलना शुरू कर दिया, और मुझे एकदम ख्याल आया कि आज ईद है। तो मैंने नाइल को बोला, नाइल आज ईद है, आज जाओ भाई को बोलो ईद मुबारक। तो नाइल बहुत छोटा था, उसने टांग के साथ उसकी गले लगा और कहा ईद मुबारक। और वो वेटर बच्चा रोना शुरू हो गया, और मैं, मेरे भाई, मेरी वालदा, हम परेशान हो गए कि ये रो क्यों रहा है। तो उसने कहा कि मैं ईद पे छुट्टी पे नहीं जा सका क्योंकि मुझे पैसे जमा करने थे, मेरी शादी होने वाली है और आज ईद है, और पूरे दिन में आज पहली बार मुझे किसी ने ईद मुबारक कहा है। ये हम ही लोग हैं जो चुटकी बजाकर वेटरों को अपने पास बुलाते हैं। ये वो बच्चे हैं जो हमारे पास गर्म खाना लाकर हमें सर्व करते हैं, उसी तरह जिस तरह हमारी माएँ सर्व करती हैं। हम वही लोग हैं जो उन गार्ड भाइयों को इस तरह देखकर नज़रअंदाज करके मस्जिद में चले जाते हैं नमाज पढ़ने। हम उनको सलाम नहीं करते, हम उनको ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे वो वहाँ मौजूद नहीं। हम अपने घर में काम करने वाले बच्चों को धुतकारते हैं, उनसे तमीज़ से बात नहीं करते। हम क्यों उनसे माजरत नहीं करते अगर हम उनकी दिल आज़ारी करते हैं? तो आज के शो के ज़रिए हमने कोशिश की कि हम अपने अंदर के इंसान को जगाएं, अपने रवैयों को बदलें, बेहतर इंसान बनिए। आपका रुतबा, सोशल स्टेटस चाहे जो भी हो, अगर आप इंसान छोटे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी कामयाबी का। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।